अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ उसामा असद फ्रॉम द मिडल ग्राउंड। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसकी वजह से आप सब के घरों में इसके डायरेक्ट असरात हो रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं बात कर रहा हूँ यूएसए, इसराइल और ईरान की जंग, और इस पे जो पाकिस्तान, इसके जो असरात हैं वो पाकिस्तान पे किस तरह पड़ रहे हैं, और इसके असरात जो हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग जो गल्फ़ कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं उस पे किस तरह इस चीज़ का इफ़ेक्ट हो रहा है। हम डायरेक्टली बात करते हैं इस टॉपिक के हवाले से। अब मेन चीज़ ये समझने की ज़रूरत है कि ये जंग कब स्टार्ट हुई और इसकी एक मेन वजह क्या है जंग को स्टार्ट होने में। मेनली अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चले जाएं तो ईरान, इसराइल और यूएसए का एक जो मेन कन्फ्लिक्ट है, एक जो मेन इशू है वो ये है, यूएसए और इसराइल ये कहता है कि ईरान के पास कुछ न्यूक्लियर वेपन्स हैं और वो एटम बम या न्यूक्लियर वेपन्स को तैयार कर रहा है, और इसराइल और यूएसए ये नहीं चाहते कि ईरान एक एटमी ताकत बन जाए फ्यूचर में। तो एक मेन कन्फ्लिक्ट इनका ये है। लेकिन असल में जंग ये कब स्टार्ट हुई? ये जून 2025 वाला साल था जिसमें इसराइल ने ईरान पर अटैक किए, और इसराइल ने ये क्लेम किया कि उसने ईरान की जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया या उनको तबाह कर दिया। ये जंग तकरीबन 12 से 13 दिन तक जारी रही, लेकिन उसमें फिर डिफरेंट ममालिक ने इन्वॉल्व होकर, जिसमें यूएसए का उस टाइम बड़ा एक किरदार था, उसने इन्वॉल्व होकर इस जंग को रुकवाया। 24 जून 2025 को सीज़ फायर का ऐलान हुआ, लेकिन ये जो सीज़ फायर था ये ज़्यादा देर तक ना चल सका। 28 फरवरी 2026 को यूएसए और इसराइल ने मिलकर ईरान पर दोबारा से अटैक किया, और इस अटैक या इस ऑपरेशन का नाम दोनों ममालिक ने एपिक फ्यूरी रखा, जिसमें तकरीबन 900 प्लस अटैक्स ईरान पर किए गए, और इन 900 प्लस स्ट्राइक्स में ईरान की बहुत सारी की फैसिलिटीज़, बिल्डिंग्स को टारगेट किया गया, नुकसान उन बिल्डिंग्स को पहुँचाया गया, बहुत सारे लोग भी शहीद हुए। और इन स्ट्राइक्स में जो ईरान का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो ये था कि उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को शहीद कर दिया गया। जी हाँ, ये ईरान के लिए एक ऐसी न्यूज़ थी, बल्कि पूरी मुस्लिम कंट्रीज़ जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है उनके लिए एक ऐसी न्यूज़ थी जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख, जिसकी वजह से ईरान जो है वो एक कदम पीछे आ गया, और यूएसए और इसराइल ने इस चीज़ को अपनी पहली फतह डिक्लेयर किया। ईरान ने इसके जवाब में अपने जितने भी वसाइल थे उनको यूज़ किया, जिसमें उन्होंने डिफरेंट मिसाइल्स, ड्रोन्स को यूज़ किया। और क्योंकि इस ईरान जो है वो डायरेक्टली यूएसए पे तो नहीं अटैक कर सकता, लेकिन उसने जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं जिसमें ओमान, बहरीन, कुवैत, यूएई और सऊदी अरब, जहाँ पे यूएसए के डिफरेंट बेसिस हैं, उन पे अटैक किया। ईरान का ये कहना था कि वो इन गल्फ़ कंट्रीज़ पे इसलिए अटैक कर रहा है कि उनकी डायरेक्ट जंग इन गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ नहीं है, बल्कि इसकी डायरेक्ट जंग यूएसए के साथ है। लेकिन इन गल्फ़ कंट्रीज़ क्योंकि ये यूएसए या इवन इसराइल को सपोर्ट कर रही हैं, तो इस वजह से ईरान इन कंट्रीज़ पर मज़ीद अटैक्स करता रहा, और इन डिफरेंट बेसिस को, यूएसए की बेसिस को नुकसान पहुँचाता गया। आज के दिन तक की अगर बात करें तो तकरीबन 1300 से प्लस लोग जो हैं वो शहीद या मारे जा चुके हैं, और 10,000 से प्लस लोग ज़ख्मी हैं। और अभी अगर मज़ीद हम फ्यूचर की बात करें तो ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो सीज़ फायर या पीस की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन फ्यूचर में कोई पीस होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और ये जंग कब तक कंटिन्यू रहेगी, कब तक रहेगी, इस पे स्टिल एक क्वेश्चन मार्क है। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ पे क्वेश्चन रेज करते हैं कि ईरान इतना ताकतवर क्यों हो गया? क्या ईरान के पास इतनी ताकत है कि वो इस जंग को सर्वाइव कर सकता है? और कोई भी मुल्क जब किसी भी जंग में उतरता है तो उसके पास कोई बैकअप प्लान होता है, और बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि ईरान की जो सिचुएशन है वो अभी तक अफगानिस्तान या इराक जैसी क्यों नहीं हुई। इसका एक ही मेन रीज़न है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया भर में से 20% जो है ऑयल जो है इस एरिया से ट्रांसफ़र होता है या एक्सपोर्ट होता है
डिफरेंट कंट्रीज़ में ऑल ओवर द वर्ल्ड। ईरान ने क्या किया, ईरान ने जिस दिन ये जंग हुई उसके नेक्स्ट दिन ही इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को इफेक्टिवली बंद कर दिया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एक पैनिक क्रिएट हुआ। और पैनिक क्रिएट होते साथ ही पाकिस्तान समेत डिफरेंट ममालिक ने डिफरेंट इक़दाम उठाए कि उनका जो अपना कंट्री है वो एक इन्फ्लेशन की तरफ ना जाए और अपना जो एक स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन रखे। IMF का कहना है कि अगर 10% ऑयल इंक्रीज़ होता है तो इसके डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो उस आवाम पे पड़ता है और 0.5% इन्फ्लेशन पूरी दुनिया को अफेक्ट करती है। देखने में तो 0.5 का जो रेट है वो बहुत कम है, लेकिन जब ये पूरी दुनिया में पड़ता है तो ये एक मैसिव हो जाता है, और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती है। और उस इन्फ्लेशन की बढ़ने की वजह से पॉवर्टी बढ़ती है और लोग अपने जो ज़रूरियात होती हैं, अपनी जो नीड्स होती हैं, उनको भी पूरा करने में उनको मुश्किलात पेश आ रही होती हैं। इनमें से हमारा भी एक मुल्क ऐसा है जिस पे इसके डायरेक्ट इफेक्ट हुए, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने डिफरेंट इक़दाम इस चीज़ में किए, जिसमें वर्क फ्रॉम होम की एक पॉलिसी थी, और मोटरवे पे एक अजीब सा उन्होंने रूल बनाया, जो मोटरवे पे जो एक ओवर स्पीडिंग वाला एक एलिमेंट है, उसमें पेट्रोल ज़्यादा लगता है, तो उसको कम करते हुए उन्होंने 100 किलोमीटर पर आवर कर दिया। और इसके साथ जो फ्यूल प्राइस की जो रेट था उसको इंक्रीज़ किया। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि पाकिस्तान में इसके क्या असरात हुए, और जिसकी वजह से जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं इसमें जो लाखों लोग चाहे वो पढ़ रहे हैं चाहे वो काम कर रहे हैं उस पर डायरेक्टली क्या इफेक्ट आया है, और उस इफेक्ट की वजह से पाकिस्तान पे क्या डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है। हम नॉर्मली एक टर्म यूज़ करते हैं फॉरेन रेमिटेंस की। कहने में तो एक फॉरेन रेमिटेंस एक ऐसी चीज़ है शायद जो मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए कुछ मायने ना रखती हुई चीज़, लेकिन पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए फॉरेन रेमिटेंस बहुत ज़्यादा मायने रखती है। मेरी नज़र में फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान के लिए एक ऐसी है जैसे पाकिस्तान में एग्रीकल्चर का बिजनेस हो। अब अगर हम फॉरेन रेमिटेंस की बात करते हैं तो फॉरेन रेमिटेंस में आप लोगों को ये सुनकर हैरानी होगी, गल्फ़ कंट्रीज़ में 4.9 बिलियन लोग काम करते हैं। उन गल्फ़ कंट्रीज़ में सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत और UAE जैसे ममालिक शामिल हैं, और 50% ऑफ दी फॉरेन रेमिटेंस इन कंट्रीज़ में से आता है पाकिस्तान को। अगर मैं थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करके आपको के साथ शेयर करूं तो तकरीबन 30 बिलियन डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान को एनुअली फॉरेन रेमिटेंस मिलता है, ठीक है। और उसमें से जो 50% है वो इन गल्फ़ कंट्रीज़ में से आता है, जिसमें से 23.5% सऊदी अरब में से आता है और 20.6% UAE से आता है, और बाकी जो 9.5% है जो रेस्ट ऑफ द गल्फ़ कंट्रीज से आता है। तो 53% इन गल्फ़ कंट्री से फॉरेन रेमिटेंस आता है। फॉरेन रेमिटेंस जैसा मैंने बताया कि वैसा ही है जैसे एक एग्रीकल्चर का बिजनेस पाकिस्तान में हो, जिसके बगैर आप पाकिस्तान जैसा मुल्क सर्वाइविंग मोड में एक आ जाता है, डिफ़ॉल्ट होने की सूरत में एक आ जाता है। आपको मैंने कुछ हद तक एक्सप्लेन किया कि फॉरेन रेमिटेंस का डायरेक्टली किस तरह इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आएगा, और बहुत सारे हमारे जो पाकिस्तानी भाई होते हैं वो बड़े इजीली ये चीज़ डिस्कस करते हैं, ये आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं कि पाकिस्तान में इतना काम है, पाकिस्तान में लोग काम क्यों नहीं करते, पाकिस्तान में हर चीज़ अवेलेबल है तो लोग बाहर क्यों जाते हैं। हालांकि उन सब लोगों को एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान से जो लोग भी डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं और वो जब वहाँ पे जाके काम करते हैं और वो अपने वहाँ से पैसे कमाए हुए अपने मुल्क को पैसे भेजते हैं, जिसे हम आसान लफ्ज़ में फॉरेन रेमिटेंस कहते हैं, उससे आपकी मुल्क की जो इकनॉमी है वो चलती है। अभी जो हालात पूरी दुनिया में चल रहे हैं, जिसका कुछ इफेक्ट मैंने आप सबको बताया कि पाकिस्तान पे कैसे इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ा। पाकिस्तान में भी फ्यूल की जो प्राइसेस हैं उनको इंक्रीज़ किया गया, जो कि एक बड़ी छोटी सी चीज़ है, लेकिन फॉरेन रेमिटेंस जो है या रेमिटेंस रिस्क जो है वो 10 से 15% गिर जाएगा। और टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद के अकॉर्डिंगली तकरीबन पर मंथ जो है वो $3 मिलियन का नुकसान हो सकता है, जिसमें एक्सपोर्ट्स, ऑयल और फॉरेन रेमिटेंस की सूरत में पर मंथ $3 मिलियन पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। और इसके जो डायरेक्ट इम्पैक्ट और भी चीज़ों पर पड़ेगा, उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि नए वीज़े लगना बंद हो जाएंगे।
जितने भी वर्कर्स या जितने भी लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में रह रहे हैं वो अपने मुल्क में वापस आ जाएंगे, जिस पे ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की इकनॉमी पे इस चीज़ का डायरेक्टली प्रेशर पड़ेगा। IMF का जो हमारे साथ मुआहदा है उस पर डायरेक्टली इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो रुपए की कदर है वो भी डॉलर के मुकाबले में मज़ीद कमज़ोर हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ों को तो मैंने हाईलाइट कर दिया कि जो कि डायरेक्टली इस चीज़ को इम्पैक्ट करेंगी, लेकिन हर चीज़ का एक सोल्यूशन होता है। तो सोल्यूशन के लिए पहली बात यह है कि हमें अल्टरनेटिव कंट्रीज़ को देखना चाहिए। अल्टरनेटिव कंट्रीज़ में अगर गल्फ़ कंट्रीज़ में ये चीज़ हो रही है जिसमें से 50% रेमिटेंस आ रहा है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो दूसरे कंट्रीज़ से अपने रिलेशनशिप को ऐसा बिल्ड करें कि पाकिस्तानी वर्कर दूसरे कंट्रीज़ में जाएं, ताकि हमारा जो फॉरेन रेमिटेंस वाला एक सिस्टम चल रहा है ये चीज़ें अफेक्ट ना हो। एक इटली की प्राइम एग्जांपल आप लोगों के सामने है कि इटली और पाकिस्तान की गवर्नमेंट में अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि 10,000 वर्कर पाकिस्तान से इटली में जाएंगे, जो कि एक अच्छा इकदाम है कि सिर्फ आप गल्फ़ कंट्रीज़ पे ही इन्हिसार ना करें बल्कि दूसरे ऑप्शंस की तरफ भी सोचें। दूसरा तरीका ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो एक लीगल चैनल को फॉलो नहीं करते अपनी रेमिटेंस को भेजने के लिए। अब करना क्या चाहिए? सबसे पहली बात ये है कि जितने भी लीगल बैंकिंग चैनल्स हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि सिर्फ उसको ही यूज़ किया जाए कि ताकि बैंकिंग सेक्टर में या पाकिस्तान स्टेट ऑफ बैंक पाकिस्तान को एक चीज़ की इंफॉर्मेशन हो कि किस तादाद में फॉरेन रेमिटेंस जो है वो पाकिस्तान में आ रही है। तीसरी बात यह है कि जो भी लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में अभी तक हैं वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको डिफरेंट कंट्रीज़ में, इवन पाकिस्तान में या डिफरेंट और कंट्रीज़ में अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करें, ताकि अगर खुदा न खास्ता ये ज़्यादा टाइम तक ये चीज़ रहती है तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, उनका जो सेविंग्स हैं, उसमें मज़ीद उनको नुकसान ना फेस करना पड़े। आखिर में मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि ये किसी और की जंग नहीं बल्कि हम सब की जंग है, और इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो हमारी फैमिली, हमारी नौकरी और हमारे फ्यूचर कैरियर प्लान पे पड़ रहा है। आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि इस पैनिक सिचुएशन में एक मुअज़्ज़ज़ पाकिस्तानी होने का सबूत दें और अपने जो फ्यूचर प्लान्स हैं, अपने जो फ्यूचर गोल्स हैं, उनको एक स्मार्टली वे में अपनी फैमिली से डिस्कस करते हुए लेके चलें, ताकि आपको मज़ीद ऐसी सिचुएशन में ना आना पड़े जिसकी वजह से आपकी फैमिली या आपका फ्यूचर इम्पैक्ट हो। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। और लास्ट में मेरा आप सबसे एक सवाल है कि क्या आपका कोई गल्फ़ कंट्री में रहता है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन गल्फ़ कंट्रीज़ में आजकल रह रहा है। थैंक यू।